का, अलग अलग पदार्थ नहीं होगा। लेकिन जब दो अलग अलग पदार्थ हो उसके बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? एडहेसिव फोर्स। जैसे मान लीजिए आपको दीवार में पेंट का चिपकना, चेहरे पे क्रीम का चिपकना, ये सब क्या है? क्रीम अलग है, चेहरा अलग है, फिर भी चिपक रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु से किस फोर्स के कारण चिपकता है, इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हिंदी में आदमी का कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो एडहेसिव फोर्स किसके लिए है? चिपकने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन भी देखे थे। तो देखिए सरफेस टेंशन में अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आप ये कहिएगा कोई भी द्रव वो क्या करेगा, अपना कम से कम क्षेत्रफल मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और इस गुण को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, ठीक है। सिंपल लाइन है, अगर द्रव या कोई भी द्रव जो होता है कम से कम क्षेत्र को घेरने की क्षमता रखना चाहता है या प्रवृत्ति उसमें होती है, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जितने भी अणु है, अब कोई लिक्विड है तो ये तो एक ही पदार्थ है ना, तो अगर एक ही पदार्थ है तो इसमें कोहेसिव फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स? कोहेसिव। तो सब एक दूसरे को खींचेगा, तो जो सबसे ऊपर लास्ट स्पेस होता है सरफेस पे, इसको सब अंदर की तरफ खींचता है, इसको कोई बाहर। और सब खींचेगा तो कैसा हो जाएगा? सिकुड़ेगा ना, यानी उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और यही गुण जो होता है इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। मैथमेटिकली भी हम लोग देखे थे इस टाइप का, याद है कि पृष्ठ तनाव को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और हम लोग क्या बताते, कोई भी अगर लिक्विड हो, आप कोई भी रेखा कहीं भी खींच लीजिए, जितना भी इसमें फोर्स लग रहा है इस लेंथ पे, वो इसका क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं ना कहीं तो फोर्स तो लगेगा ही ना। अब फोर्स इसमें चारों तरफ से लग रहा है, क्योंकि पानी या कोई लिक्विड का हर अणु उस पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं? सुमिंदर थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिएगा। फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग कैसे प्रस्तुत करते हैं? फोर्स बाय। ये पता है तो आप इसका इकाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये भी बताए थे कोई भी चीज़ जब तैरता है तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो होता है डेंसिटी और एक होता है पृष्ठ तनाव। डेंसिटी जैसे मान लीजिए समांतर ठोस वस्तु डूब जाती है, यानी जिसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस भी होते हैं जो पानी में तैरता है, जैसे मान लीजिए पत्ता हो गया, कागज हो गया, है कि नहीं, ये सब, या कीड़े हो गए, या थूक हो गया। इसका डेंसिटी ज़्यादा होते हुए बावजूद भी ये डूबता क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि ये सरफेस टेंशन को तोड़ नहीं पाता है, और जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक उसके अंदर जाएगा नहीं। तो बाकी इसको तोड़ने के लिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है बूंदों का निर्माण क्यों होता है? कि उसको खींचेगा तो गोल होता जाएगा ना और छोटा होता जाएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, बूंदों का निर्माण पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। इसको कम कैसे किया जाता है आप तो देख ही लिए थे, किरोसिन तेल डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए तो सरफेस टेंशन टूट जाएगा। बाकी डिटर्जेंट और साबुन डालने से भी टूट जाता है और गर्म करने से भी टूट जाता है। यानी इस कंडीशन में आप जो बोल रहे थे कागज ये सब नहीं डूबता है, वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अच्छा आप बताइए, अगर पानी में कोई कपड़ा डाल दे, रुमाल डाल दे, तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा वो रुमाल? आपसे सिंपल पूछा है, रुमाल डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि आगे कैसे कर पढ़ाएंगे तो रुमाल के अंदर छेद है ना, वो धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा और वो पृष्ठ तनाव को भी तोड़ देगा और वो धीरे धीरे डूब जाएगा। आप देखते हैं कहीं कपड़ा जैसे डालिए पानी में अचानक नहीं डूबता है, पहले वो पानी सोखेगा, उसका वेट बढ़ेगा, वेट एक तरह से फोर्स है, तब वो क्या करे, पृष्ठ तनाव को तोड़ता है, तब वो अंदर घुसता है। ऐसे अचानक फेंक दिए तो वो उसको डूबने मुश्किल से लगभग 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड आपको लगेगा ही। ये शुरू किए थे ना केशिकत्व। देखिए केशिकत्व का एक ही लाइन है, ऐसी प्रक्रिया है
जिसके द्वारा द्रव एक पतली नली के सहारे ऊपर या नीचे चढ़ता या उतरता है। अब पतली नली कितनी होनी चाहिए, तो उसका जो साइज दिया हुआ है 6 mm या उससे। ऐसा नहीं कोई बड़ा सा पाइप ले लिए और उसमें चढ़ जाएगा वो। जब कोई पतली नली के कारण पानी का या लिक्विड का चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है, केशिकात्व। और वो जो पतली नली है उस नली को हम लोग क्या कहते हैं, केश नली, यानी कैपिलरी। तो याद रखिएगा केशिकात्व ऐसी प्रक्रिया केवल लिक्विड में ही होगा जब कोई पतली नली के सहारे लिक्विड या तो चढ़ेगा या उतरेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, केशिकात्व। और उस नली को केश नली। लेकिन उसके लिए सबसे कंडीशन है उस पाइप का जो व्यास यानी डायमीटर जो है 6 mm से कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो अब आप लोग सवाल आता है ये आके ऊपर चढ़ता कैसे है और नीचे उतरता कैसे है, बता सकते कोई? और आप कुछ कह रहे थे? देखिए जैसे कोई पतली नली है, अब सिंपल समझिए अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा यानी वो चिपक जाएगा ना, तो चिपकेगा तो नीचे तो गिरेगा नहीं, तो ऊपर खींचने की उसकी कोशिश करता है। लेकिन जिसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा वो इसको चिपकने ही, और जब चिपकेगा नहीं तो क्या होगा, क्योंकि चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए कि नहीं। आप बिना दीवार बिना सीढ़ी या किसी के आप ऊपर चढ़ सकते हैं हवा में। जब आप चिपक ही नहीं, मान के चलिए ऐसा पता चला इसमें पूरा आपको दीवार पे पूरा ग्रीस लगा दिया जाए, क्या आप उस पर चढ़ पाइएगा? या सीढ़ी ही हो, सीढ़ी पे ग्रीस लगा दिया जाए तो क्या आप चढ़ पाइएगा? नहीं चढ़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, आपको चिपकने देगा ही नहीं उसमें। और जब तक उसमें आप पैर चिपकेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं। तो वो जो चीज़ होता है ग्रीस, ये उसी तरह यहाँ भी काम करता है। अगर वहाँ चिपकेगा नहीं क्योंकि अदेशी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे सर अदेशी फोर्स ज़्यादा होने से कारण क्यों नहीं चिपकता, ये भी कारण है ना, कोई बता सकते हैं क्यों? क्यों कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होने के कारण चिपकता नहीं होता, बताइए। अगर ये ज़्यादा हो गया तो कोहेसिव क्यों नहीं चिपकेगा? तो वही आदेशी फोर्स का ज़्यादा होना क्यों जरूरी, हम ये पूछना चाह रहे हैं। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है हम ये पूछ रहे हैं। वो तो हमको पता है कोई एडेसिव ज़्यादा होगा तो चिपकेगा, कोहेसिव ज़्यादा होगा तो नहीं चिपकेगा। आखिर क्यों? चिपकने क्यों नहीं था, वही तो हम पूछ रहे क्यों नहीं चिपकने देता। आप लोग खाली एग्जाम्पल बता रहे, क्यों हम पूछ रहे हैं। देखिए इसके पीछे कारण क्या है, गैप जगह कहीं, चलिए यहीं देखते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए ये दीवार है और ये क्या है, कोई गेंद है, ठीक है। दीवार के अंदर भी अणु है, होगा कि नहीं, और गेंद के अंदर भी होगा कि नहीं। अब ये चिपकने के लिए तो इस दोनों अणु को चिपकना चाहिए ना रियल में, लेकिन दीवार का जो अणु है यहाँ पे, तो इसको क्या किया, इसके पास कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो कोहेसिव फोर्स यानी कौन लगा रहा है, ये सब अणु लगा रहा है ना, अदेशी फोर्स ये लगाएगा। तो अब मान लीजिए एक फोर्स ये लगा रहा है और एक फोर्स ये इधर खींच रहा है, ये भी इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा है तो किधर खिंचाएगा, ये इसका अणु दीवार के अंदर ही रह जाएगा ना, वो बाहर तो नहीं जाएगा ना। लेकिन इसी की तरह यहाँ भी एक अणु है जिसको सब इधर खींच रहा है, उधर खींचने नहीं दे, क्योंकि ये वाला फोर्स उधर वाला फोर्स ज़्यादा है और इधर वाला फोर्स ज़्यादा है। तो ये जो दोनों अणु है क्या एक दूसरे चिपक पाएगा? जैसे मान चलिए आप और ये है, इधर से हम आपको खींच रहे हैं, उधर से वो उनको खींच रहे हैं, और जो आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। फिर से समझिए, जैसे हम हैं अलग अणु और आप मेरा बाहरी अणु है, वो है अलग अणु, ये उसका बाहरी अणु है। तो एक वो उनको अंदर खींच रहा है यानी कोहेसिव फोर्स वो लगा रहा है,
एक हम आपको खींच रहे कोई सी फोर्स, और आप दोनों के बीच कौन सा लग रहा है, एडहेसिव फोर्स। तो मेरा और उनका पावर ज़्यादा है आप दोनों की पावर से, तो क्या आप दोनों हाथ मिला पाइएगा कभी? हम आपको अंदर खींचेगा, उसको उधर खींचेगा, आप भी बोले एक दूसरे खींच रही, उतना ताकत आप दोनों में नहीं, तो आप दोनों दूरी हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं ना, यही कारण है। लेकिन जब आप ही का पावर ज़्यादा हो जाए, मेरा पावर कम हो जाए या उनका पावर कम हो जाए, तो फिर आप दोनों चिपक जाएंगे। तो एक ये मेन कारण होता है, फोर्स दोनों लगा रहा है, ऐसा नहीं कोई एक ही फोर्स लग रहा है। अगर इसी की जगह मान लीजिए गेंद की जगह अगर हम मान लीजिए फेविकॉल लगा देते, तो ये वाला जो इसके बीच का जनू है खींच ये भी था, लेकिन ये जो है इतना ज़्यादा खींच लेता तो उसको पावर खींचने देता ही नहीं। क्लियर है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खींचेगा, और अगर एडहेसिव ज़्यादा होगा तो बाहर की ओर ज़्यादा खींचेगा, इसलिए दोनों चिपक जाता है। ठीक है, और सवाल जब भी करे तो क्यों क्या, देखिए हम लोग जब मेंस की तैयारी करते थे तो कुछ शब्दों का पहले यूज सिखाया जाता था। पहले क्या है तो कहने का मतलब वो एक तरह से परिभाषा है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं डिफिनेशन। क्यों है तो हो गया एक्सप्लेनेशन, यानी विश्लेषण। परिभाषा और विश्लेषण में अंतर है। जैसे हमने क्या कहा, पृष्ठ तनाव, हमने कहा पृष्ठ तनाव का काम है द्रव को कम से कम जगह पे घेरना, ये हो गया परिभाषा। लेकिन इससे आपको समझ में भले आ गया, लेकिन ये तो नहीं सर आप ये भी पूछ सकते क्यों ऐसा हो गया, तो ये हो गया उसका एक्सप्लेनेशन, है कि नहीं। और जब कई उदाहरण, तब आप कई उदाहरण दे सकते हैं। तो क्या क्यों सबका अपना अलग अलग आंसर होता है। क्या हो गया परिभाषा, क्यों हो गया एक्सप्लेनेशन। उदाहरण तो आप जानते हैं जितना दे सकते हैं, तो शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी मुख्य विषय में तो और से है, ठीक है, वो तो मुख्य परीक्षा का अलग से देखा जाएगा। अभी बस यहाँ पे दो चीज़ देखिए। अब देखिए यहाँ क्या इसका एग्जाम्पल जो आप लोग देखते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लालटेन और देखेंगे नहीं कभी, तेल नीचे रहता है बाती ऊपर रहता था, तो आखिर तेल जो ऊपर तक आएगा तभी तो जलेगा ना। तो बाती के अंदर भी एक पतली नली होती है जिसके सहारे पानी क्या होगा, ऐसे तेल ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ के ऊपर तक आता है और धीरे धीरे वो जलना शुरू हो जाता है। उसी तरह आप देखते हैं जो आप प्लांट जब देखे होंगे, तो प्लांट में जड़ें नीचे होती है ना, तो जड़ क्या करता है, पानी ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है जड़ पानी, क्यों खाना कहाँ बनता है, पत्ती बनता है ना, तो वहाँ पानी ले जाना है। तो जड़ से पत्तियों तक पानी कैसे पहुँचता है, केस नली के द्वारा ही पहुँचता है, यानी वो जो जड़ भी एक प्रकार का केस नली है कि नहीं। उसके अलावा बहुत सा देखते हैं, आप कहते हैं ना भाई गरम गरम भोजन, या जो गर्मा गर्म भोजन होगा या तेलीय पदार्थ होगा वो ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि गर्म भोजन में तो एक तो भाई सरफेस टेंशन नहीं होता है, क्योंकि पहले गर्म करने सरफेस टेंशन वो पूरा फैलेगा, और फैलने के बाद जीभ के अंदर भी पतली नली होती है जो अंदर तक वो पानी को लेकर चलाता है, रस को लेकर चला जाता है कि नहीं। तो दो कारण था, अगर आप उसको गर्म नहीं करते तो उसका केस नली टूटता ही नहीं, सॉरी सरफेस टेंशन टूटता ही नहीं, तो अंदर घुसता ही नहीं। आप गर्म करके पहले उसको तोड़े, और तोड़ने के बाद अब फैलेगा ना वो, अब फैलने के लिए उसको जगह तो है ही नली, तो पूरे जीभ के अंदर तक वो जाएगा। तो यार कोई भी अगर ब्लड जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे नसों में ही ब्लड जो गति करती है, तो कैसा होता है, केस नली के सहारे रही होता है। आप सोचिए कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ब्लड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है उस पर, ब्लड पे, भाई वो तो काम करेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी केस नली काम करता है, क्योंकि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो सारा ब्लड तो हट के नीचे ही जाता, तो ब्रेन में कैसे पहुंचता, ऊपर कैसे जाता, तो हाथ ब्लड चढ़ने का काम करता है। तो समझे जो भी पतली नली होगी, हम क्या पहले गुरुत्वाकर्षण काम तो करता ही है, इसके अलावा केस नली भी काम करता है। गुरुत्वाकर्षण तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी पदार्थ हो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब डिपेंड कर जाता है आप गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगा रहे हैं कि दूसरा बल ज़्यादा लगा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कलम है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन मेरा फोर्स ज़्यादा है इसलिए कलम को उतना उठा के रखें, है कि नहीं। अगर गुरुत्वाकर्षण फोर्स से कम लगाते हैं तो ये नीचे गिर जाए, इसको उठा ही नहीं पाते। जैसे मान के चलिए अगर आपको कह दिया जाए इसी को उठाने में आपको ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण में मास इसका यूज तो होगा ही ना, तो इसको उठाने में ज़्यादा मदद हो जाएगा। ये अगर 1000 किलो होगा तो आप उठा के भी नहीं उठा पाइएगा, हाथ से तो नहीं उठा पाइएगा। तो डिपेंड करता है आप फोर्स सब लगा रहे हैं, लेकिन आपसे उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, डिपेंड करेगा कितना फोर्स लगा रहे हैं। और इसी तरह हम बोले थे किसानों के लिए भी बोले थे
कि आखिर किसान खेत क्यों जोतते हैं, वो तो बताए थे आप लोगों को। क्योंकि आपको पता है जब आप खेत को नहीं जोतिएगा तो खेत में दरारें आ जाएगी, तो दरार एक पतली नली की तरह काम करता है, तो जो मिट्टी के अंदर जो भी नमी होता है वो दरारों के सहारे पड़ेगा, और उसके बाद धूप उसको गर्म करके भाप बना देता है। तो धीरे धीरे जहाँ आप खेत कर रहे हैं तो वहाँ का नमी समाप्त हो जाता है। और आपको पता है बिना नमी की खेती, आजकल इतना पानी नहीं है, जब हम लोग बगल से बोरिंग से पानी डालते हैं, नहर का निर्माण कराया गया, कुओं का निर्माण कराया गया है कि नहीं, क्योंकि भाई सब सिंचाई की व्यवस्था से, जो भी नहर है कुआं है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सिंचाई। इसका मतलब पानी चाहिए आपको, तो आपको मेन काम है जो पानी पहले से उसको भी तो बचा के रखिए। भले ही हम लोगों को ये थ्योरी पता नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो पता ही होगा उस समय जो पहली बार खेत जोता होगा, है कि नहीं। तो हो सकता है उसमें, इसलिए कहते हैं हम लोग का प्राचीन इतिहास इतना मजबूत है जो आज हम लोग नहीं सोच पाते, वो लोग सोच के पहले से ही। आज भी लगभग मान के चलिए जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी होगा, अगर करोड़ लोग ना 140 करोड़, उसमें से गारंटी के साथ लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिसको ये नहीं पता होगा तो खेत जोतते क्यों है कि नहीं। लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन उस समय जब ये पहली बार किया होगा तो कुछ तो सोच के ही किया होगा ना, तो शायद हो सकता है जोतेंगे, उसको तो नहीं पता भाई जोतने से उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि उससे पहले कोई किया ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो पहले का थ्योरी जो होता है अलग टाइप का होता था, अब धीरे धीरे उसी पर हम लोग रिसर्च किए जा रहे हैं। तो इसमें बस याद रखिएगा केश नली का काम है, केश नली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पतली नली के सहारे लिक्विड ऊपर चढ़ता है या उतरता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, हर द्रव का गुण होता है कम से कम जगह घेरे। ससंजक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। असंजक बल क्या है, दो अलग अलग पदार्थों के बीच लगता है। और जब कोई असंजक बल या आदेशी फोर्स ज़्यादा होगा तो चिपकेगा, कम होगा तो नहीं चिपकेगा। ये चीज़ याद, सवाल याद रखता है किस बल के कारण कोई वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकता है, तो है आदेशिव फोर्स, ठीक है। और यही भी याद है पृष्ठ तनाव में कौन सा फोर्स काम करता है, कोहेसिव फोर्स, तभी तो खींच रहा है ना। और केश नली में दोनों फोर्स काम कर रहा है। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो नीचे गिर जाएगा, आदेशिव फोर्स ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अब आते हैं हम लोग, ये भी शायद शुरू किए थे ना, श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होता है बताइए। अच्छा आप हमें बताइए, अच्छा एक चीज़ बताइए आप लोग, अभी जितना स्पीड से आप लोग दौड़ लेते हैं, क्या नदी या तालाब पे उतना स्पीड से आप दौड़ पाते हैं, क्यों नहीं दौड़ते। क्योंकि वहाँ आपको एक रोकने वाला बल होता है, वो जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं ना घर्षण बल। घर्षण क्या, दो वस्तुओं के बीच लगता था, और जब घर्षण बल ज़्यादा होता था तो गति बढ़ता था कि घटता था, क्या होता था कि घर्षण बल गति को रखता है, कम करता। यहाँ तक ज़्यादा घर्षण बल हो गया, जैसे मान चलिए यहाँ पूरा इस पे हम लोग अलकतरा डाल दें तो आप हिल भी नहीं पाइएगा, क्यों, क्योंकि अलकतरा का घर्षण बल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसी तरह क्या होता है, जो पानी का जो लेयर होता है, पानी के लेयर, जैसे मान चलिए पानी है तो पानी का बहुत एक ऊपर का लेयर है, फिर ये लेयर है, होता है कि नहीं। बढ़ेगा ना, फ्रिक्शन घट जाएगा, फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा जो आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कि फ्रिक्शन बढ़ना मतलब गति को कम करना, ठीक है, कि फ्रिक्शन ठीक उल्टा होता है, ठीक है। अब ये कहीं सूखा अलकतरा नहीं जो रोड पे है, रोड पे जिसमें अलकतरा डाला जाता है वो मेन अलकतरा का बात कर रहे हैं, कोलतार जिसको आप लोग कहते हैं। अब देखिए पानी का क्या है, कई सारा लेयर होता है लिक्विड का, एक ये लेयर एक लेयर, फिर ये लेयर है कि नहीं, तो इन दोनों लेयर के बीच में भी घर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो उस घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। यानी जब तरल पदार्थ के विभिन्न परतों के बीच जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। आप देखेंगे कोई लिक्विड को आप लोग यहाँ कोई लिक्विड गिराते हैं तो कुछ दूर तक जाल तक फैल के ऐसे हो जाता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि आगे क्यों नहीं बढ़ने देता है,
देखिए इसका शॉर्ट में अगर आप फिगर्स के हिसाब से देखिएगा, जैसे मान के चलिए कोई लिक्विड को हम इस हिसाब से सेट कर दे रहे हैं परतों के हिसाब से, एक परत है, दो परत है, तीन परत है, और ये परत है कि नहीं, लेयर, समझ रहे हैं परत किसको कह रहे हैं, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब जैसे ही लिक्विड को छोड़िएगा तो अब लिक्विड क्या करेगा, आगे भागने की कोशिश करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, आगे भागेगा, लेकिन इस दोनों के बीच एक घर्षण बल काम करेगा तो इसको क्या करेगा, पीछे भी तो खिसका आएगा ना, फिर आगे बढ़ा तो अंत में कैसा हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला परत है वो थोड़ा सा आगे घसकेगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, थोड़ा सा उसको पीछे घसकाएगा। यानी ये जो आपका हो जाएगा डिजाइन, तो पानी का ऐसे ही परत बन जाता है, ऐसे करके थोड़ा सा आपको फैल जाएगा आगे जा करके, कि वो पूरी तरह से नहीं फैलेगा। क्योंकि आप ऐसा देखिए जहाँ पानी गिराते वहाँ से पानी गायब हो जाता है, जैसे मान चलिए यहाँ हम पानी गिरा दे, है कि नहीं, तो पानी वो फैलेगा, लेकिन क्या यहाँ से पानी गायब हो जाएगा, नहीं, तो ऊपर का लेयर फैलता है, नीचे का लेयर, जैसे आप इस कंडीशन में देखिए यहाँ पानी डाले तो ऊपर का लेयर फैल गया, इधर चला गया, लेकिन नीचे का लेयर क्या वहीं रह गया, क्यों, क्योंकि ये इसको रोका, ये इसको रोका, ये इसको रोका, और ये धरती भी तो इसको रोकेगा ना। तो ये सब परतों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है, जो पानी की गति को क्या करता है, कम करता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर जैसे ही पानी गिराते तो पानी बहता ही चला जाता, ठीक है, लेकिन बहाव को तो रोकना भी है, तो वो कैसे रुकता है, घर्षण बल कहाँ लगता है, पदार्थ के परतों के बीच, एक परत, दो परत, तीन परत, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जो हम सब क्लियर है कि ना आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए एक पानी का नदी हो और एक शहद का नदी हो और एक गोंद का नदी हो, तो आप तैरना किस में आसान होगा, गोंद में, कैसे, गोंद में आप तैर ही नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा विस्कोसिटी हो जाता है, इतना चिपचिपा हो जाएगा कि आपको हिलने भी नहीं देगा। पानी में आसानी से तैरेंगे, क्योंकि हर लिक्विड का विस्कोसिटी अलग अलग है, जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसमें आप आसानी से तैर सकते हैं, और जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसमें आप तैर, अब मान के चलिए फेविकॉल ही गिरा दिया जाए पूरा रूम में और आपको उसमें डाल दिया जाए, क्या तैर पाइएगा, फेविकॉल भी लिक्विड है, तो वो इतना विस्कस, इतना गाढ़ा है, इतना ज़्यादा है वो, जिसमें आप तैर नहीं सकते हैं। तो ये सब द्रव जो डिपेंड करता है किस पे, विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी करने का मतलब है जो घर्षण बल आप पढ़ते थे ठोस में, अब वही जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो वही घर्षण बल लिक्विड में क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी, ठीक है, या विस्कस फोर्स कह सकते हैं। क्लियर है, दोनों में कुछ नहीं है, एक ठोस के बीच लगता था और एक तरल के बीच लग रहा है, ठीक है। तरल में भी आपको इसीलिए यही कारण होता है कि हम लोग तरल में आज कोई पानी और में हम लोग इतना स्पीड से नहीं चल पाते हैं। आपके एक साथ तो पानी रोकता है, तो बाहर में आपको तो हवाएं रोकता है कि नहीं, लेकिन हवाएं उतना हम लोगों को रोक नहीं पाता, तो इसके पीछे इतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होता है, जो अगर आप गति वाला में रहिए, कभी क्या आप देखते हैं कुछ के, अगर कहा जाता है जब पानी का बौछार हो, तो बाढ़ वाले क्षेत्र में, तो बाढ़ वाले क्षेत्र में आप लोग तैर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसका इतना, अभी अपने आगे पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी पढ़ेंगे, इतना वेलोसिटी हो जाता है कि उसका विस्कोसिटी खत्म हो जाता है एक तरह से, इसलिए बाढ़ का पानी अनियंत्रित होकर किधर भी भाग जाता है। नॉर्मल आप लोग देखते हैं पानी ऐसे चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वेग हो जाता है उसका यही खत्म हो जाता है, लगभग, पूरी तरह से नहीं लगभग, जिसके कारण पानी को जिधर मौका मिला उधर लेके चल जाएगा। हम लोग आगे भी देखेंगे अभी वो कैसे जाता है, बस इतना क्लियर रखनी विस्कोसिटी किसको कहते हैं, केवल परिभाषा पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। फेविकॉल जिस बात में रहता है उसको विस्कोसिटी खत्म करके दिया जाता है, उसमें चिपकने, उसका जो ऐसा फोर्स बनाया जाता है ताकि अदेशी फोर्स उसका कम हो जाए, क्योंकि हर चीज सब में चिपकता नहीं है, सब का क्या बोले, कोई भी चिपकना हो या कोई चीज का क्या करते हैं, वो समान पदार्थ गुण पे डिपेंड करता है, जैसे तो वही पदार्थ दूसरे चीज से, हम क्या बोले आपको, जब भी कोई चीज अगर होगा, याद रखिए प्रकृति हो, घर्षण हो, वो हर वस्तु की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि नहीं। अब फेविकॉल को पारा के साथ आप कभी नहीं चिपका पाइएगा, पारा पे फेविकॉल पारा भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि पारा का प्रकृति उषा है ही नहीं।
पारा को आप किसी चीज़ से चिपका नहीं पाइएगा, हाथ में पकड़ नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका विस्कोसिटी या उसका कि उसका प्रकृति ही अलग है। तो सब पे यूज नहीं होता है। जब हम लोग कोई गोंद बनाते हैं या कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं तो गोंद का जो अंदर का जो लेयर होता है उससे वो इतना ज़्यादा कोहेसिव फोर्स बढ़ा दिया जाता है ताकि वो उससे चिपके नहीं। क्योंकि आपको नहीं चिपकाना है, आपको यूज भी करना है। आप लोग जैसे और केमिस्ट्री में और पढ़िएगा आगे, केमिस्ट्री तो आप लोग को हो चुका है ना। केमिस्ट्री से आप ये लोग देखते थे कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो पानी में नहीं तैरती, डूबता था, या पानी में डालने से, जैसे सोडियम को पानी में डालते थे तो वो जलने लगता था, तो उसके लिए हम लोग केरासिन तेल में रख लेते थे, है कि नहीं। तो दोनों का गुण अपना है कि सोडियम जल के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता था, वो केरासिन तेल में ऑक्सीजन होता नहीं है क्योंकि केरासिन तेल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसके लिए उसमें डाल दिया जाता है। तो कभी भी जो होता था सोडियम को ऐसे चीज़ों में नहीं रखा जाता था जिसमें ऑक्सीजन होता था, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो जलना शुरू हो जाता है। तो सबका अपना प्रकृति होता है। तो उसका प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, कोई भी गोंद का डब्बा अगर बनाया जाएगा तो अंदर से ऐसे कोटेड किया जाता है ताकि वो उसको चिपके नहीं, क्योंकि अधेसिव फोर्स से ज़्यादा कोहेसिव फोर्स बढ़ा दिया जाता है ताकि वो चिपके नहीं। बाकी जगह क्या है, बाकी जगह गोंद का क्या होता है, हर जगह, यहाँ भी आप गोंद में भी आप कई जगह देख लीजिएगा, आपको हर मेटल उससे चिपकेगा नहीं, है कि नहीं, गोंद से। सबका अपना अपना एक लेवल होता है, पावर होता है, क्षमता होता है। तो यहाँ भी वही है, बस आपको ये समझना है कि चिपकने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लवन यानी फ्लोटेशन। आम भाषा में क्या कहते हैं प्लवन का हिंदी? तैरना। यानी किसी भी वस्तु में अगर तैरने की प्रवृत्ति हो तो क्या कहलाएगा? प्लवन कहलाता। नाम भले ही भारी है लेकिन क्या है? प्लवन, तैरने की प्रवृत्ति। किसको किसको तैरना आता है? वैसे हाथ उठा जब चेक थोड़ा कर लेंगे आप लोगों का। वैसे अच्छी बात है, तैरना आता है तो बात है। कहा जाता है कसरत में अगर सबसे बेस्ट कसरत तैरने वाले को ही कहा जाता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उससे बेहतर कसरत कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि उस समय जब तक आप पानी में रहते हैं तो आपका शरीर का हर अंग एक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आइए, तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अब वस्तु है, कोई वस्तु जब तक तरल पदार्थ पर रखे रहते हैं, तो देखिए अब इसको ऐसे समझिए, जगह कहीं छोड़ा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं जगह पे, यहीं आ जाइए, क्या कीजिएगा। अब जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, और इसमें क्या बात, तैरने के लिए तो लिक्विड होना आवश्यक है, तो सबसे आसान ले लेते हैं पानी। ठीक है, अब कोई वस्तु को अगर हम यहाँ डाल दें, ठीक है, तो जैसे इसको डालेंगे और इसका मास कितना होगा? m। तो आप ये बताइए क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा? कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स अगर स्मॉल जी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो? कितना होगा? mg। तो वो जो वस्तु है उस पर पृथ्वी कितना लगाएगा? mg फोर्स लगाएगा। तो उस हिसाब से तो इसको डूब जाना चाहिए ना, लेकिन ये डूब क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये जो पानी भी क्या कर रहा है, एक नीचे से ऊपर फोर्स लगा देता है। ठीक है, और इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? बायोन्सी फोर्स, या इसको एक और कहते हैं हम लोग, एक नाम कहते हैं अप थ्रस्ट, यानी उत्प्लावन बल और उच्छेप। ठीक है, जिसके कारण वो जल्दी डूबता नहीं। फिर से समझिए, जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड पे कोई वस्तु रखते हैं या हम लोग खुद रहेंगे तो एक फोर्स तो पृथ्वी लगाएगा ही, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो डिपेंड, वो कैसा होगा? mg के बराबर। अब क्या होगा, जैसे वो नीचे दबाएगा तो उस हिसाब से हमें डूबना चाहिए, लेकिन नीचे बीच में पानी भी तो है, कोई बीच में खाली जगह तो है नहीं, तो पानी भी यानी लिक्विड भी नीचे से हम लोग पे एक बल लगाता है, और उस बल को हम लोग कहते हैं बायोन्सी फोर्स या अपथ्रस्ट। और यही कारण है जो हम लोग ऊपर तैरते हैं। तो याद रखिए, जब कोई तैरता है तो उसमें दो तरह के बल काम करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक बायोन्सी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती लगाता है, और बायोन्सी फोर्स जो लिक्विड लगाएगा जिस पे आप तैर रहे। समानता तो हम लोग पानी में ही तैरते हैं, है कि नहीं? तो ये दो याद रखिएगा। तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्लोटेशन।
और इसमें दो बल काम करते हैं, उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे खींचता है और उत्प्लावन बल हमें, बस आपको ये देखना है गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है, ये तो आंख बंद करके लगा सकते हैं धरती, और उत्प्लावन बल कौन लगाता है, पानी। हम लोग बल नहीं लगाते, याद रखिएगा, है कि नहीं, वो अपने आप लग जाता है। तो तैरने के लिए उसके लिए आपको अलग बल नहीं लगाना पड़ता, वो आपको आगे गति करना पड़ता है, गति के लिए आपको पानी को हटाना पड़ता है कि नहीं। तो इसका भी एक तरीका है, उसका स्विमिंग का भी एक सिस्टम है, जो आप पानी देखते पानी से हटाना, ताकि पानी आपको क्या करे, पानी का वेट उसका कम हो जाए, ताकि आप उसे पानी का वजन क्या होगा, ज़्यादा हो जाए आपसे, तभी तो आपको नीचे से ऊपर धकेलेगा ना। तो वही आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए किसी का अगर उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, तो अब देखिए उत्प्लावन बल कितना लगता है, आप ये तो बता सकते हैं ना। देखिए जैसे आप ऐसे समझिए, इसमें जगह कहीं दिया है कि नहीं देखते हैं समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए चीज, तो एक फोर्स तो ये काम कर रहा है एम जी, और एक फोर्स नीचे में दे रहा है वो है बायंसी फोर्स या अपथरस्ट। ये दो तो क्लियर है। जी तो पता है, फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपके मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जी तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे मास जितना है उसी हिसाब से करेगा। अब ये कितना लगाता है उसको पता करना है ना। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा बीकर है जिसमें पूरा पानी क्या है, भरा पड़ा है, पानी है कितना 5 लीटर, या इसको आप ऐसे का सिंपल लगा दीजिए 5000 ग्राम अप्रोक्स, यही होगा ना, क्योंकि 5 लीटर 100% 5000 ग्राम के बराबर, तो अप्रोक्स हम लगा दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां हम कोई वस्तु डाल दिए एम मास का, तो पानी उसमें जो है उसी में रहेगा कि गिरेगा, गिरेगा ना। अब गिरने, चलिए इस कंडीशन तो चलिए यहां नहीं डालते, दूसरा कंडीशन देते हैं। अब कोई वस्तु डाल दिए तो पानी तो गिरेगा, अब गिर के यहाँ हो गया, मान बचा कितना 4 लीटर कहिए, या अप्रोक्स 4000 ग्राम, ठीक है। गिरेगा कि नहीं, पानी का पूरा लबालब होगा तो अब कितना ग्राम पानी घट गया, लगभग 1000 ग्राम। तो जितना पानी घट गया वही एक तरह से फोर्स हो गया बायंसी फोर्स, यानी जितना वो पानी को वहां से हटाता है कि नहीं, वही उसका क्या कहलाता है, बायंसी फोर्स। यानी बायंसी फोर्स क्या है, जब किसी भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ किसी लिक्विड में तैरता है तो वो जितना पानी या जितना लिक्विड को हटाता है उसके वजन के बराबर जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायंसी फोर्स। तो दो चीज़ याद रखिएगा, जब कोई वस्तु पानी में तैरता है तो दो फोर्स काम करता है, एक तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती उसको अपनी ओर खींचता है, और एक पानी या कोई लिक्विड आपको नीचे से ऊपर धकेलेगा, जिसको हम लोग बायंसी फोर्स या अपथ्रस्ट कहते हैं। अब वो कितना होता है वो डिपेंड करेगा वो वस्तु कितना पानी को हटाया है, जितना पानी को हटाया है उस पानी का जो वजन होगा उसके बराबर वो अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। कभी कभी इसे आप लोगों को तो नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाता है, जो मान चले कोई यही पानी पूछ देता जो 5 लीटर जो है पानी है, कोई वस्तु डाले जिसके कारण वो 4 लीटर पानी रह गया और वस्तु अभी भी तैर रहा है, तो इसमें अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगा, इसमें अपथ्रस्ट फोर्स कितना, उसको मास से कोई लेना, इसमें खाली 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, यानी लगभग 1 kg इसको अपथ्रस्ट फोर्स लगा, मास से कोई लेना ना इसको है ही नहीं। क्यों उसमें आपको क्यों जाइएगा, बस आपको ये कहिएगा जो चार्ज, ये जो वजन है, तो वजन एक प्रकार का फोर्स ही है। हमने कहा, हम वजन कहा, फोर्स कहा नहीं। वजन को भी आप किस में मापते हैं, न्यूटन नापते हैं, लेकिन केजी में भी मापते हैं हम लोग समान तौर पे। आपका वजन कितना 60 kg वजन है, तो हम लोग वजन भी आमतौर पे वजन को माप लेते हैं, है कि नहीं।
मास तो होता है, मास के बिना वजन आपका कैसे निकलेगा? मास तो उसमें रहेगा ही, मास में ही तो जी लगेगा, तभी तो वजन लगेगा ना। हम लोग आमतौर पर आपका कहा जैसे मतलब आपका 60 kg वेट है, तो आपका 60 kg वेट 60 kg मास कभी सुनते नहीं हैं। कभी सुने आपका 60 kg मास है? वो एक तरह से 60 kg मास जो होता है वो उसको हम लोग एक फोर्स के बराबर मान लेते हैं, कि वो फोर्स कौन लगा रहा है? जी लगा रहा है। क्यों आपको पहले पता है फोर्स का मास टू एक्सीलरेशन था, इसलिए याद कि यहाँ जो 1 लीटर पानी जितना बचा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के बराबर उसका फोर्स हो गया। ठीक है, वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा वो उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखिए तैरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्लोटेशन। दो बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का बल और उत्प्लावन बल। और ये याद कि उत्प्लावन उतना ही लगता है जितना वस्तु द्वारा द्रव के भार को हटाया गया। ठीक है, द्रव का भार भी क्या है? एक तरह से फोर्स है। अब आते हैं आखिरी सिद्धांत जो किससे जुड़ा हुआ है? फ्लोटेशन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसको आप खुद लॉजिक लगाइए। इन्होंने 3 थ्योरी दिया, इस पे मत जाइए। चलिए पानी है और ये वस्तु है, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये है बायंसी फोर्स। अब हमें ये बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बायंसी फोर्स से तो क्या होगा? वस्तु पूरी तरह से, यानी कहने मतलब वस्तु कैसा हो जाएगा? डूब जाएगा कि नहीं? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा किससे? बायंसी, तो वस्तु वो क्लियर है। अगर बायंसी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा? तैरेगा। तैरेगा। लेकिन जब दोनों बराबर हो जाए तो ना, आधा नहीं, वो बीच में कहीं रहेगा, ना तो जमीन पे जाएगा ना ही सतह पे आएगा, वो बीच में कहीं घूमता रहेगा। तो यही 3 जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? आपको कुछ नहीं है, देखिए इतना ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वो बायंसी फोर्स ज़्यादा होगा तो, अब जब दोनों बराबर होगा तो बीच में ही कहीं रहेगा, ना तो पूरी तरह से डूबेगा और ना ही पूरी तरह से तैरेगा। हैं? वो तो डिपेंड करता है, जो पानी पे डिपेंड करता है, खाली वस्तु पे डिपेंड थोड़ा करेगा, पानी पे भी डिपेंड करता है ना। अब पानी के देखिए कैसे समुद्र का पानी अलग हो जाता है, नदी का पानी अलग हो जाता है, तो ये सब प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब डिपेंड कितना फोर्स उस पर लग रहा है कि नहीं। तो वस्तु का एग्जाम्पल खोजने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि सबका अपना प्रकृति अलग अलग है। हम यहाँ पानी की बात नहीं कर रहे। अब जैसे मान से कहेगा कपूर, कपूर को किस में रखा जाता है? कपूर को पानी में रख सकते हैं हम लोग? कहाँ पर रखा जाता है? कार्बन के घोल में रखा जाता है। सोडियम को आप पानी में नहीं रख सकते, क्यों? पानी में डूबेगा ही नहीं, ऊपर से ही तैरेगा, है कि नहीं। अब वही सोडियम को अगर आप केरोसिन तेल में डाल दीजिए डूब जाएगा। तो क्या है, हर का अपना प्रकृति अलग अलग है। जैसे मान के चलिए तेल को ही, सरसों तेल पानी में नहीं डूबेगा, लेकिन केरोसिन उसमें डाल दीजिए केरोसिन तेल में तो डूब जाएगा उसमें। तो सबका अपना अलग अलग प्रकृति, इसलिए कोई इसका फिक्स एग्जाम्पल नहीं रहता, वो डिपेंड करेगा आप किस पे है। जैसे अब हम लोग देखिए, हम लोग क्या पानी में तैर सकते हैं, लेकिन वही जब ज़्यादा गाढ़ा तरल पदार्थ उसमें हम लोग तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको पानी को हटाने में हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, है कि नहीं। तभी तो आप आगे भागेंगे ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या कहा गया, कोई भी तरल पदार्थ डूबता है या तैरता है, ये किसने दिया है? जब उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से तो वो तैरेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों समान होगा तो ना ही डूबेगा ना ही, और जब गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा। कोई कन्फ्यूजन है इसमें?
वो आपको इसलिए हो गया क्योंकि बिना दिमाग लगाए चलते चले गए, है कि नहीं। हम इसलिए देखिए बार बार कह रहे हैं, हम कुछ बच्चों को पहचान गए आप में, और हर बैच में एक दो ऐसा बच्चा हो जाता है जल्दी जवाब देने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, जल्दी आपको जवाब नहीं देना। वहाँ पे 2 घंटा काफ़ी होता है। किसी ने एग्ज़ाम दिया है ना, जो दिया होगा आपको पता होगा, अगर आप जानते हैं तो 2 घंटा काफ़ी है। आप तो निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 3 पे 1 कटेगा, यानी 3 गलत 1 गया। तो अब आप लोग 115 से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर भी, और उससे ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिएगा तो पता चला 80 सही हुआ और 70 गलत हो गया, है कि नहीं। तो इसीलिए अब स्पीड की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अब चाहिए दिमाग, अब तुक्का। क्योंकि ये जब नया सिस्टम है, इससे ये फ़ायदा होगा जो तुक्का मारने वाला बाहर होगा। अब आते हैं धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखिए कभी आप लोग चींटी को चलते हुए देखे हैं, एक ही लाइन में चलता है, पहला वाला जिधर चल दिया उसके पीछे पीछे चलता है कि नहीं। भेड़िया के बारे में भी कहा जाता है। तो उसी तरह जल का भी एक गुण होता है, उससे लिक्विड का भी एक गुण होता है कि लिक्विड का जो अगला अणु जिधर चलेगा पिछला अणु उसके साथ साथ चलता चला जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो, यानी एक लाइन में बहते रहना। लाइन जरूरी नहीं सीधा हो, अगर अणु ऐसे जा रहा है तो वो भी, जैसे आप चींटी का सेम एग्जाम्पल दी, चींटी जब चलता है तो कैसे भी जाता है तो सब उसके पीछे भी चलता है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ भी है, लिक्विड में भी एक गुण होता है, जो लिक्विड का पहला अणु जिधर जाएगा दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा, उसके पीछे तीसरा अणु, ऐसे करते करते एक धारा बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा। देखिए यानी धारा जब रेखीय प्रवाह करें, एक ही सीधी रेखा में, सीधी रेखा में ऐसा फ्लैट लाइन, अब ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे ही चलता जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं होता, ऐसा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर, कोई ऐसा, कहीं ऐसा। कभी पानी कैसे बहते हुए कभी देखे हैं, बहेगा कब वो भी बताएंगे। हैं क्या बोले, क्या चीज़ बताया, यहाँ हम लिक्विड पढ़ा रहे हैं ना। अब देखिए याद रखिएगा, जब अगला अणु जिस रेखा में चलता हो और पिछला अणु भी उसी को फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। लाइन फ्लो है, लेकिन यहाँ लाइन यानी रेखीय प्रवाह कौन कर रहा है, धारा। किसकी धारा, कोई भी लिक्विड की धारा। क्लियर है ये पॉइंट, कोई कंफ्यूजन। दूसरा होता है आइडल लिक्विड, यानी आदर्श, यानी ऐसा कभी भी संभव नहीं। क्योंकि पहले बोले थे आदर्श और हकीकत दो अलग चीज़ है, हकीकत जो रियल में हुआ है और आदर्श कभी भी पूरा संभव नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है या कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो आदर्श अवस्था में हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को एक नियम बनाते हैं तो आदर्श अवस्था को मान के ही बनाते हैं। कहीं भी रियल लाइफ में आम आदमी भी कोई आदर्श नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आदर्श को यूज करना क्यों संभव ही नहीं है कि नहीं। आप चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का माने मनुष्य की ही बात है, हम लोगों का एक माइंड होता है वो परिस्थिति जन होता है कि नहीं। परिस्थिति जन करने का मतलब अभी आपसे मेरा अच्छा रिश्ता है तो अच्छे से बात करेंगे, कल हो सकता है रिश्ता खराब हो जाए तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, है कि नहीं। अभी आप चलिए हंस के बात कर रहे हैं, पता चला जो कुछ घटना घट गई, आपका मूड बदल गया। तो आदमी कभी भी सोच समझ के काम, वो परिस्थिति के हिसाब से चलता है, जैसा आपका परिस्थिति होगा वही आप उसी हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देंगे। और यहाँ भी क्या है, द्रव ही है, तो द्रव जो बहता है केवल बहता है, उसके बहने के लिए जमीन भी, सड़क जमीन उसको घर्षण बल लगाता है, हवाएं उसको रोकता है, दूसरे जानवर उसको रोकते हैं, गंदगी उसको रोकता है, होता है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं ऐसा लिक्विड जिसमें दो चीज़ नहीं हो, असंपिंड यानी उसमें कोई डेंसिटी ना हो, और अश्यान यानी वो विस्कस, तो उस द्रव को क्या कहते हैं। यानी ये मान चलिए कोई द्रव है जिसमें श्यान बल नहीं है और ना ही कोई डेंसिटी है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी मान के चलना पड़ता है, क्योंकि जो भी थ्योरी बनता है हमेशा आदर्श स्थिति में ही बनता है। बाकी उसमें विषय आप जोड़ते चले जाइए जो भी जोड़ना हो तब। तो आइडल लिक्विड यानी ऐसा लिक्विड जिसमें डेंसिटी ना हो और ना ही उसमें विस्कोसिटी हो, तो उस द्रव को क्या कहेंगे,
आदर्श द्रव, जो कि संभव नहीं है। बस यूज इसका हुआ जाता है फॉर्मूला और थ्योरी को निकालने के लिए। तो अभी तक जो भी हुआ इसमें सत्संजक, बस कोई कंफ्यूजन है किसी शब्द पे? किस पे? तो गलती यहाँ ना लगा दीजिएगा आप लोग, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं होता है। सॉरी, ओ सॉरी, ये तो अ लगा ही दिए तो फिर नहीं लगाने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, इसी को देखिए परिस्थितिजन्य क्या है, जैसे आपने कह दिया थोड़ा सा हमको भी लगता है, तो पहले ही अ लगा हुआ, अ मतलब नहीं। इस दोनों में कोई दिक्कत? आगे आइए आप लोग। द्रवों के बहने का अविरल सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लो। तो सबसे पहले तो किसने दिया, उसी का नाम है बर्नौली, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अभी क्या करें, कोई आदर्श द्रव, यानी वो किस तरफ, ये थ्योरी कब काम कर रहा है? आदर्श द्रव, यानी उसमें ना तो विस्कोसिटी है और ना ही डेंसिटी है, और कैसे बढ़ रहा है? धारा रेखीय प्रवाह। यानी एक ऐसा द्रव है, जब मान के चलिए कोई ऐसा द्रव है जो चल रहा है, उसमें ना तो विस्कोसिटी है और ना ही डेंसिटी है, और वो सीधी रेखा में या एक धारा रेखा में चल रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन होगा, जैसे मान के चलिए एक नली है और इसमें क्या चल रहा है? पानी चल रहा है, ठीक है, या कोई द्रव चल रहा है। अब देखिए, ये कौन सा द्रव है? आइडल है, यानी इसमें कोई चीज नियम विस्कोसिटी या काम नहीं कर रहा है। तो इनका कहना है, आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, एक यही बिंदु ले लीजिए, या आप यहीं ले लीजिए, या आप यहीं ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिएगा। तो यहाँ का जो क्या, मान चलिए एक ऐसा ले लीजिए जिसका एरिया है A1, इसका एरिया है, ये खाली इतना जितना हम लिए हैं उतना का बात कर रहे हैं, और इसका एरिया है A3। कितना? इतना दूर का एरिया हम खाली ले रहे हैं। समझ में क्या करना चाह रहे हैं? और यहाँ जो है वेलोसिटी है V1, V2, और जरूरी थोड़ा वेलोसिटी ही जैसा हो, कभी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कहीं ऊंचाई आ जाए तो वेलोसिटी कम भी हो सकता है, गाढ़ा हो जाए तो वेलोसिटी बढ़ भी सकता है। तो इसे कहना क्या है, जब कोई द्रव, कौन सा द्रव? आदर्श द्रव एक्सट्रीम लाइन फ्लो करता है, तो उसके हर बिंदु पे जो एरिया और वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी A1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर A3। यहाँ ले लीजिए तो वहाँ भी सेम ही रहेगा, ठीक है। देखिए अगर इस कंडीशन में देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ का तो एरिया कम है ना, कम है कि नहीं? इतना ही है ना, यहाँ का एरिया ज़्यादा है। तो हो सकता है जब वहाँ एरिया कम हो तो वहाँ क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो थ्योरी ऑफ जो है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड फ्लोज है, वो बर्नौली इसमें कहना चाहते हैं, जब भी कोई आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है तो उसके हर बिंदु का जो हर क्रॉस सेक्शन का जो आप एरिया और उस लिक्विड के जो वेलोसिटी होगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी आप कहीं भी ले लीजिए, गुना दोनों कर लीजिए तो समान ही रहेगा, उसमें अंतर नहीं आएगा। हो सकता है एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा। अब खुद सोचिए, जैसे इस घर का पानी, इस घर के जितना मोटा पानी हो, ठीक है, और यहाँ पे पानी छोड़ दे, एक छोटा सा पाइप से निकाल दे, तो पाइप का तो एरिया घट जाएगा ना, लेकिन उस पाइप में जो पानी घुसेगा वो उसका गति इतना तेज होगा जो उसको बराबर कर देगा वो, कि जितना छोटा ले जाता है स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर उसको जैसे आप बड़ा कर दीजिएगा तो स्पीड उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कहीं भी आप जाइए तो उसका जो होगा क्षेत्रफल और का जो गुणनफल क्या होगा? समान होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। देखिए आपको कुछ नहीं याद है, बस सिंपल याद रखना है, द्रव का अविरलता सिद्धांत क्या है? बर्नौली ने दिया है, और इसका कहना है जब कोई आदर्श गैस, आदर्श द्रव या आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह करता है तो उसके हर क्षेत्र पे उसका क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल क्या होगा? कांस्टेंट होगा,
ठीक है, जैसा मतलब पूरा शुरू से लेकर अंत तक दोनों एक ही जैसा रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। बस आपको याद रखना ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया है और किस में ये लाइन कहा गया है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी बिहार में शराबबंदी कानून है कि नहीं? क्या शराबबंदी है? कानून है कि नहीं? तो वही चीज है, जो कानून होना, कानून आदर्श चीज है, और चलना सबको कह रहा है इनकम टैक्स भरना चाहिए। इनकम टैक्स के लिए कानून है, आईटी एक्ट है, वो कानून है। कितना लोग इनकम टैक्स भरता है? आप लोग किसान है, ऐसा तो नहीं है सब किसान इसका 8 लाख से कम इनकम होगा, कोई ऐसे भी किसान होंगे जिसका इनकम 10 लाख भी होगा, दुकानदार होंगे उसका इनकम 10 लाख से ज़्यादा होगा। कितना लोग आप लोग टैक्स भरते हैं? तो वो टैक्स भरना नहीं भरना वो हकीकत है, और जो कानून है वो है आइडल, उसको फॉलो करना इतना आसान। सबको पता है सच बोलना अच्छी बात है, बड़ों का इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग सच बोलते हैं? आज तक तो कोई धरती पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सच बोला है हमेशा। कोई है ऐसा? कौन? वो भी नहीं है, कोई है ही नहीं। एक गलती से युधिष्ठिर बच भी गए थे तो वो भी फंस गए थे अश्वत्थामा को मारने के चक्कर में। तो याद रखिएगा, आदर्श स्थिति बस कहने के लिए है। आदर्श एक तरह से टारगेट होता है जिसको आपको पूरा करना है, लेकिन वो हमसे पूरा, वो ये मान के चला। अब इसको देखिए, जिससे आपको कहा विस्कोसिटी फोर्स आप निकाल सकते कि नहीं? विस्कोसिटी फोर्स निकालने हम वो ये बता दी भाई, जो उसका जो वजन होगा हटा दीजिए, तो उसको आप हटा दीजिए, ऐसे आप आदर्श निकल जाएगा। हैं? आदर्श लैब में जहां बनाइएगा तो आप उसका गुण ही खत्म कर दिए ना, तब फिर वो लिक्विड रहा कहाँ? आदर्श का सिंपल थ्योरी है, वो कभी पूरा नहीं था। जैसे अभी आपको याद है, जब कहा जाता है, जब आप लोग छत पे कोई चीज़ गिराते हैं, पत्थर गिराते हैं, है कि नहीं? तो पहले पत्थर गिरेगा, पहले पेपर गिरेगा? हैं? अब उस हिसाब से कहिएगा सर तब तो एमजीएस बेकार हो गया, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स में हम पहले ही बता दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो, जब याद है आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कोई भी सैटेलाइट का मास का कोई रोल नहीं बताया। तो वहाँ भी कहिएगा सर सैटेलाइट में तो मास होता ही, अब रोल क्यों नहीं होता है? आप ये कह सकते हैं पत्थर और कागज़ को गिराएंगे तो पहले कौन गिरता है? पत्थर गिरेगा। लेकिन कहा जाता है जब जो उसको आइडल मान लिया जाए, जो वायुमंडल है ही नहीं, तब तो थ्योरी तो इस हिसाब से निकालते हैं ना। तो यहाँ वायुमंडल हटा, अब उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए वायुमंडल तो आप हटा नहीं सकते हैं। तो थ्योरी जब भी बनता है वो आइडल केस में बनता है। आइडल केस इसलिए कि आइडल केस कभी बदलता नहीं है। विस्कोसिटी बदल जाएगा, आप पानी की जगह पे आप दूध दे दीजिए, विस्कोसिटी बदल गया। पानी की जगह पे आप क्या करिए, शहद डाल दीजिए, उसका विस्कोसिटी बदल जाएगा। लेकिन लिक्विड का जो गुण है वो तो बदलेगा नहीं ना। तो इसीलिए वो बदलाव आते हैं, तो इसलिए हम लोग आइडल कंडीशन मान लेते हैं, है कि नहीं? तो आइडल कंडीशन याद रखिएगा, आइडल बस एक कल्पना है जो कि संभव नहीं है। ज़्यादातर थ्योरी उसी के आधार पे बनाया जाता है, क्योंकि वैसा कंडीशन हो सकता है। बाकी का अगर आइडल यूज नहीं कीजिएगा तो थ्योरी को कोई काट देगा। आप कहीं सब बह रहा है, हम मान चुके सर हम यहाँ पानी की जगह पे हम शहद डाल दिए, तब तो गुण बदल जाएगा ना इसका। कहेंगे सर ये, अब देखिए इसी मान चलिए सब हम मान लेते सब कुछ है, और हमने यहाँ पे शहद डाल दिया, तो शुरू में तो शहद गति करेगा, लेकिन यहाँ जाके शहद चिपक जाएगा। तो जब चिपक जाएगा, चिपकेगा मतलब रुक गया, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप कह दीजिए, मान चलिए शहद यहाँ डाले, यहाँ से डाले तो यहाँ तो कुछ वेलोसिटी होगा, तो कुछ तो उसका एरिया वेलोसिटी गुणनफल आ जाएगा, लेकिन यहाँ जाके बाद क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तब तो एरिया इंटू वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो फिर ये थ्योरी काम करेगा? पानी भी तो कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ा पानी जीवन भर चलते रहेगा। तो इसलिए हम लोग जान ऐसा आइडल कंडीशन मान लेते हैं, उसमें घर्षण बल है ही नहीं, श्यान बल है नहीं, वो चिपकेगा ही नहीं, वो चलता रहेगा। इसलिए याद रखिए आइडल गैस का हम लोग यूज एज ए थ्योरी करते हैं, ना कि रियल लाइफ में। क्या आप बताइए, कोई बता सकते हैं आप लोग?
हम आपसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने बर्नौली थ्योरी आपको पढ़ाया ही नहीं, है कि नहीं? अभी हम बता भी देंगे तो आपको समझ में, इसके बाद बर्नौली थ्योरी है, पहले वो थ्योरी पढ़िए उसके बाद बनाइए। इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी हम बोल देंगे जो सवाल क्या था आपका, फिर से पढ़िए एक बार सवाल। आप मेरे को नोट से पढ़ देंगे ना? हेलो, देखिए धारा रेखीय प्रवाह तो पता है, जो एक सीधी रेखा में चलता है। जैसे मान ली कोई नदी है तो पानी तो ऐसे ही चलता है ना, जो आगे जिधर चला लोग उसी तरफ चल दिया। लेकिन कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं जो बाढ़ के समय में सबको तोड़ फोड़ के जिधर मन जिधर जगह मिल जाए उधर चल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में पानी एक अपना रेखा पे यानी अपने मार्ग पे चलता है, जैसे नदी चलती है कि नहीं? लेकिन बाढ़ के समय क्या हो जाता है, मार्ग अनियमित हो जाता है, यानी कोई फिक्स नहीं, तो किधर भी भाग जाएगा। ताकि इसके पीछे गति कारण क्या है, पानी का वेग। जैसे मान के चलिए, एक सिंपल समझिए, अब यहाँ कोई बांध हम बना दिए, ठीक है, और यहाँ नदी है। अब जैसे ही बांध को हटाएंगे तो नॉर्मली पानी ज़्यादा आ जाएगा ना, ज़्यादा पानी ज़्यादा वेग से आएगा, तो जो इसका जो नदी का मार्ग है वो उसको रोक नहीं पाता है, और इतना वेग होता है जो बगल का जो बांध होता है वो उसे टूट के बिखर जाता है। ये जो मेन गुण देखे थे धारा का रेखीय प्रवाह, वो क्या होगा, वो टूट जाता है। क्यों? इतना ज़्यादा वेग होगा जो रेखा नहीं टूट जाएगा, और टूटने के कारण वही बाढ़ की स्थिति बनती है। तो वो जो वेग होता है, जैसे मान के चलिए ये इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, चल रहा है, एक समय ऐसा स्पीड हो जाएगा ये रास्ता टूट जाएगा। तो वो जिस वेग को रास्ता टूटेगा, वो मार्ग टूटेगा, उसी वेग को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग। फिर से समझिए, नदी चल रही है, नदी पानी चल रही है, तो जब तक चल रहा धीरे धीरे आप क्या वजन उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 तब भी चला है। लेकिन एक समय ऐसा स्पीड आ जाएगा पानी का जो बांध उसको रोक टूट फूट के जिधर उसको रास्ता मिले उधर चल जाएगा। तो वो जो वेग है, जिस वेग पर वो बांध टूट जाता है कि नहीं, जिस वेग पे वो पानी की दिशा धारा रेखा प्रवाह ना होकर के अनियमित हो जाए, जिधर मन उधर चल जाए, तो वो जो वेग होता है उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं। फिर से समझिए, धारा नॉर्मल कंडीशन में एक रेखीय प्रवाह करता है, यानी पहला अणु जिधर जाएगा अगला अणु भी उसके पीछे पीछे। लेकिन जैसे एक समय ऐसा आ गया स्पीड का, ऐसा स्पीड आप बढ़ा दिए जो वो नियम, यानी जो आगे चला उसके पीछे चला, वो जरूरी नहीं उसके पीछे ही चले, वो किधर भी भाग जाए। क्योंकि जैसे होता क्या, जैसे मान के चलिए आगे वाला चल रहा है, आप खुद सोचिए, कभी टिकट कटा के मूवी देखने गए हैं? दो फिल्म लगाओ, एक फिल्म लगा हो जो बेकार, जो चल नहीं रहा है, कोई मूवी हाल फिलहाल में निकली हो जो नहीं चल रहा हो, तो उसमें क्या होता है, आराम से लोग धीरे धीरे करके जाता है, एक लाइन बना के जाता है कि नहीं, ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जैसे ही पता चला वो फिल्म आ गया बाहुबली 2, जैसे अभी आएगा आदि पुरुष, तो इतना भीड़ हो जाएगा, इतना भीड़ हो जाएगा, जो आगे वाला तो अपना स्पीड चलेगा, पीछे वाला धक्का मार मार करके कोई इधर ठेल लेगा, कोई इधर ठेल लेता, और लाइन टूट जाता है। टूटता कि नहीं? या आप यहाँ भी टिकट काउंटर पे भी देखे होंगे, जब ट्रेन आने में आधा घंटा लेट हो तो आराम से लोग धीरे धीरे टिकट कटाता है। लेकिन पता चला ट्रेन सिटी दे दिया, सिग्नल पे पहुँच गया है, तब देखते कोई इधर से धक्का मारता है, कोई इधर से धक्का मारता है, और आगे वाला फेंका जाता है, होता है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ भी है, नॉर्मल कंडीशन में आगे वाला चल रहा है, पीछे उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन जब पीछे से धक्का मारने लगता है तो आगे वाला क्या होता है, डिसबैलेंस
हो जाता है। जाने का इधर, वो भाग जाएगा इधर। अब वो भाग गया तो दूसरा इधर, क्योंकि बैलेंस बचेगा ही नहीं। तो जिस स्पीड पे, जिस वेलोसिटी पे वो टूट जाता है वो धारा रेखीय प्रवाह, उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसको दिखाने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है क्रांतिक वेग, यानी यह है के, यानी के मतलब रेनॉल्ड नामक वैज्ञानिक दिया है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? ईटा। और ये क्या दिखा था? श्यानता, यानी हर लिक्विड का अपना अलग अलग होगा, यानी विस्कस कांस्टेंट। रो तो जानते ही घनत्व है, आर क्या है? नली की त्रिज्या। यानी क्रांतिक वेग जो होता है वह वेग है जिसके बाद कोई धारा रेखीय प्रवाह करना छोड़ देता है और उसकी गति क्या हो जाती है? अनियमित। वो जिधर जगह मिल जाएगा उधर ही निकल जाएगा, जिसे आमतौर पर हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ तभी आता है जब उस पानी का वेग, उस लिक्विड का वेग क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा। जिसको दिखाने के लिए जो फॉर्मूला है VC बराबर के ईटा अपॉन रो आर। के रेनॉल्ड संख्या है। रेनॉल्ड संख्या हम लोग काउंट करते एक संख्या है, इसमें कोई इकाई नहीं होती है। अगर के का मान 2000 से कम है तो धारा रेखीय प्रवाह करेगा, अगर 2000 से ज़्यादा है तो अनियमित हो जाएगा। बस इतना पूछा जाता है जो रेनॉल्ड संख्या कब तक होता है जो धारा रेखीय प्रवाह होता है, कब तक? 2000 से ज़्यादा हो गया तो आप लॉजिक लगाइए। क्रिटिकल वेलोसिटी टूटेगा कि नहीं? क्रिटिकल वेलोसिटी पे टूटेगा कि नहीं? तो आपके हिसाब से तो साइंस चलेगा नहीं। कहीं पढ़े हैं तो फिर आप अपने हिसाब कहे लगा दिए। ये तो वही होगा, किसी का शायरी सुना दीजिए, आप बोल दीजिए बाद में हम कहें, और आपको पता है इस कंडीशन में आपको जेल हो सकता है। एक आप नाम सुन देंगे, कॉपीराइट, पेटेंट, वीपो, वर्ल्ड इंटरप्रेटेड। आप किसी का कहानी, किसी का सब सुना, अपना नाम नहीं जोड़ सकते हैं। आप खुद देखिए, हम लोग जो फोटो डालते हैं तो सबसे पहले हम लोग काम वही होता है जो पहले उसके पीछे किसका किसका नाम लिखा सबको हटाओ। पता चला जो हम फोटो डाल दिए जो अनअकैडमी का, तो हमको पहले अनअकैडमी का नाम हटाना पड़ेगा। मान चला हम हृदय पढ़ा रहे, हृदय के लिए हम बैजूस का फोटो डाल दिए, मान के चलिए, तो बैजूस हटाना पड़ेगा। हृदय पे तो काट नहीं सकता, भाई हृदय तो सबके पास है, लेकिन बैजूस जो पीछे लिखा हो उसको तो काट सकता है ना वो। इसलिए ऐसा नहीं कहिए, इस पर अगर आपको सुन लेगा तो आपको जेल भी हो जाएगा। कॉपीराइट अलग चीज़ है। कॉपीराइट हो गया आपको गाना वाना ये सब के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। पेटेंट भी होता है कंपनी के लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी से टूटना शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना पानी में 100 डिग्री पे उबलना, ये क्या होगा? भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 100 होगा पहला कण उसका टूटना शुरू हो जाएगा, और उससे बढ़ा दिए तो फिर वो चालू हो गया। तो या क्रिटिकल वेलोसिटी या इससे ऊपर दोनों लेके चलना है। क्रिटिकल वेलोसिटी पे आपको छोड़ना नहीं है। और बार बार कह रहे हैं ज़्यादा दिमाग पर्सनली नहीं लगाइएगा, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा दिमाग लगाने से आदमी सोचता है जो भाई आखिर ये ऐसा होता क्यों है। साइंस में क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए अपने तरफ से दिमाग। मैथ में भी क्या है, मैथ में कल ही ना आप लोगों को बोले थे, एक जगह बता रहे थे, बोल दिए क्या, एक गाड़ी जो है मोटरसाइकिल 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो 5 घंटा में कितना चलेगा? अब वो एक लड़का बोलता है सर 1 लाख चल ही नहीं सकता है नहीं? उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना दिया गया है उस पर ही बनाना है। उससे क्या होगा, आपको दिक्कत ज़्यादा होगा। अब उस चक्कर में एग्जाम में आप छोड़ दीजिएगा, नहीं सर हम तो पढ़े थे 1 लाख से 180 में, मोटरसाइकिल में 180 से ज़्यादा दिया हुआ ही नहीं है, और आप 1 लाख लिख दिए इसलिए क्वेश्चन छोड़ के। तो किसका किस्मत छोड़ के चले आए? अपना ही ना। तो इसीलिए ज़्यादा दिमाग उस पर। और वैसे इतना गारंटी है किताब में आप नहीं पढ़े होंगे, है कि नहीं? इसमें आपको बस ये याद है क्रिटिकल वेलोसिटी वैसा वेग
जिसके बाद धारा रेखीय प्रवाह करना छोड़ देता है। उसके बाद वो किधर भी जा सकता है, कोई नियमित गति, जिधर जगह मिला, जिधर मिट्टी आसान मिला, कमज़ोर मिला, उधर ही बह जाएगा। तो इतना प्रेशर उस पर वेलोसिटी प्रेशर हो जाता है जो वो बहना, यानी वो उसको रोकने वाला कोई होता नहीं। कभी कभी बाढ़ इतना हो जाएगा तो घर वर भी टूट जाता है कि नहीं? क्यों? सब किस पे डिपेंड करता है? उसके इस वेलोसिटी पे। अब आइए बर्नौली थ्योरी, तब आपको पता चलेगा। देखिए बर्नौली थ्योरी का याद रखिएगा, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, बाद में देखिएगा। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत किसको याद है? बताइए पीछे, पहले उनको सबको एक एक करके बताइए। देखिए एक चीज़ बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाथ उठाइए आप बोलिए, तो फिर बीच में नहीं टोकना चाहिए ना, क्योंकि देखिए बार बार हम कह रहे हैं डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको कब काम, कल जब आप मान के चलिए किसी मीटिंग में बैठे हुए कलेक्टर के साथ, आप वीडियो हैं 10 वीडियो उनके सामने बैठा हुआ है, अब कलेक्टर साहब कह देंगे भाई अरे आप बताइए, आप बीच में बोल दीजिएगा, तो उसको अनुशासनहीनता के कारण आपका सस्पेंशन हो सकता है। जिसको बोला गया भाई वो हाथ उठाए, हम पहले किस होता हाथ उठाए, पहला मौका उनको, आपको बोलना है तो आप भी हाथ उठाइए, है कि नहीं? तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत मतलब कहता है क्या है? ऊर्जा का ना तो उत्पादन होता है ना ही नष्ट होता है, बस वो क्या आता है एक जगह से दूसरी जगह। सेम थ्योरी यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, अब देखिएगा कई बात ऐसा पूछ दिया गया है, बर्नौली थ्योरम किस थ्योरी से प्रभावित है? ऊर्जा का। अगर आपको कहीं उसमें नोट्स में नहीं लिखा है तो कहीं नोट करके लिख लीजिए ताकि ये काम आता है, कई बार पूछा भी गया है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय प्रमेय बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा, ये केवल 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए कोई पाइप है ऐसे, जैसे लिक्विड, और इसको हम एक आधार मान लिए, ये पाइप ऊंचाई के तौर पे है, ऐसे नीचे नहीं, ऐसे करके पाइप जा रहा है, ठीक है। और इस पाइप में क्या बह रही है, ठीक है, तो भाई हम लोग लिक्विड पर लिक्विड ही पढ़ना पड़ेगा ना। तब कोई भी एरिया ले लीजिए, या तो हम ये ले लिए, यानी एक एरिया ले लिए, कौन सा, यहाँ का, एक ले लिए यहाँ का, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो पहले जब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे एनर्जी काम करते हैं। सबसे पहला एनर्जी तो पी, यानी पीछे का जो पानी उसको धक्का दे रहा है कि नहीं, यहाँ जो पानी होगा इस एरिया में, ये वाला पानी इसको धक्का देगा कि नहीं, यानी प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर के कारण भी एक एनर्जी बन जाता है, किसमें, यहाँ के पानी, इस एरिया, जो ये जो आप एरिया देख, इस एरिया के बीच जो पानी है उस पर, तो ये हो गया प्रेशर एनर्जी। अब दूसरी बात क्या है, तो ये पानी गति कर रहा है, तो गति करने से भी एक एनर्जी पैदा हो जाता है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाफ रो वी स्क्वायर दिखाते हैं, एम का जगह पे रो यूज कर देते हैं बर्नौली थ्योरी में, ठीक है। फिर से समझिए, कोई भी अगर पानी का इस तरह गति करता हो, यानी पाइप अगर ऐसा लगा हुआ हो, सिर्फ पानी नहीं, याद रखिएगा ये तरल पदार्थ का यूज कर रहे हैं। ये बर्नौली थ्योरी पानी, ये थ्योरी क्या कहते हैं, द्रव और गैस दोनों पे लागू होता है। कौन सा, कि यहाँ तरल शब्द, तरल तो पता ही है, तरल द्रव भी होता है और यहाँ जिसमें बहने की क्षमता होती है। यहाँ हम लोग द्रव शब्द यूज, या कौन सा शब्द यूज किए हैं, तरल शब्द। यानी ये थ्योरी आपको लिक्विड पे भी काम करेगा और बस ठोस पे काम नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ जो था, तो पहले तो आप देखिए जो इस एरिया को हम लोग ले लिए, ठीक है, या एक एरिया और आप यहाँ भी ले लीजिए। तो इस एरिया पे जो एक तो
पीछे वाला पानी धक्का मारा तो प्रेशर हुआ, तो उसके कारण एनर्जी हो गया। गति कर रहा है तो उसके कारण में क्या होगा, एनर्जी। और एक मान चलिए एक एवरेज हाइट इसको मान लेते ऊपर से नीचे तक, हाइट तो होगा नहीं कुछ, ये h है, ये h डैश है और h ये डबल डैश है, तो उसके कारण क्या हुआ, गतिज ऊर्जा भी, क्या स्थितिज ऊर्जा भी आ जाएगा ना। तो जब पानी या हवाएं गति करती है तो उसमें 3 तरह की ऊर्जा बनती है। एक होता है प्रेशर के कारण, क्योंकि पीछे वाला उसको धक्का दे रहा है। एक होता है उसका गति कर रहा है तो भाई गतिज ऊर्जा तो होगा ही, और जिसका इसका पोजीशन भी अलग अलग है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। तो ये अगर तीनों जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ का ये कुल ऊर्जा निकालिए, यहाँ का निकालिए, यहाँ का निकालिए, कहीं का निकालिए, वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड या गैस फ्लो करता है तो उसमें 3 तरह की एनर्जी आ जाते हैं। एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही। उसके पोजीशन भी डिपेंड करेगा, पोजीशन बदल रहा है, अगर एक ही प्लेन में चल रहा है तब तो चलिए इसको लेने की जरूरत नहीं, मान चलेगा ये ऐसे ही चलता तब इसको हम लोग ऐसे भी तो चल सकता है ना। मान ली पाइप को आप नीचे बिछा दिए, ऐसे बिछाए नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हम उसको क्या करेंगे, जैसे मान ली पाइप अगर ऐसे हम कर दिए तो तब सब जगह तो ये दोनों तो बदल जाए, लेकिन ये तो फिक्स ही रहेगा ना। तो उस कंडीशन में इसको हम हटा, तब वहाँ पर लोग क्या मान लेंगे, हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एच तो बराबर है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला उससे। तो ये भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी। ये थ्योरी कब है, जो पाइप एक लेवल पे होगा तब, और जब पाइप ऊपर नीचे हो तो ये थ्योरी काम करेगा। तो यहाँ भी अगर यहाँ का ये कुल ऊर्जा निकालिए, चाहे यहाँ का कुल ऊर्जा निकालिए, यहाँ का कुल ऊर्जा निकालिए, सब क्या होगा, यही तो ऊर्जा का संरक्षण था ना। उसमें ये कहीं का भी आप ऊर्जा निकाल लीजिए, आपको ऊर्जा बराबर ही मिलता था, और यहाँ भी क्या होगा, ऊर्जा बराबर ही मिलता है। तो उसमें बस ये कह रहा है बर्नौली थ्योरी, तो किसी भी अगर कोई जो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो उसका किसी भी आप आयतन ले लीजिए या क्षेत्रफल ले लीजिए, वहाँ पे जो कुल ऊर्जा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ऊर्जा में बदलाव नहीं होगा। इसलिए हम लिखाए थे बर्नौली थ्योरी किस पे डिपेंड है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ये आपको पूछा जाएगा, ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ये सवाल बहुत ज़्यादा चला है, तो इसको आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। जो बर्नौली थ्योरी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर रहता है, उनका कहना जब भी कोई तरल पदार्थ यानी द्रव और गैस एक रेखा पे चलेगा, कहीं भी चलेगा, तो वो जो उसका कुल कहीं एक क्रॉस सेक्शन एरिया का जो होगा कुल ऊर्जा सब जगह क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, अब आपके सवाल पे आते हैं जो आप ही से पूछते हैं। अब चलिए मान के चलिए इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। चलिए इसको और हटा दीजिए, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अब ऐसा ले लेते हैं, ये वाला एक लाइन पे चल रहा है, ऊपर खबर नहीं है। तो अब आप हमें बताइए प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। कैसे, ये सिंपल सी बात देखिए, इधर आप कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट मान लीजिए 100 ही मान लीजिए, P बराबर प्लस हाफ रो 100 मान लिए, ठीक है। P मान के चलिए, अभी चलिए इसको भी हटा देते कि उससे हमको अभी कोई काम नहीं है, जिससे काम है केवल वही लेके चल रहे हैं। लेकिन निकालने का एक सिंपल तरीका है, जिससे काम हो उसी से, बाकी सबको क्या कीजिए आप सेट कर दीजिए। क्यों सेट करिए, रॉ को हम क्यों हटा दिए, भाई पानी है, पानी का रॉ यहाँ हो या वहीं हो, बात तो बराबर ही होगा ना, कोई अंतर तो होगा नहीं। तो अब इस कंडीशन में देखिए, अभी यहाँ पे मान चलिए प्रेशर मान लिए हैं कितना है 36, और ये कितना हो गया 100 हुआ। अब अगर हम प्रेशर को 36 कर दे, प्रेशर को 64 कर दे, तो वेलोसिटी हमको कितना रखना पड़ेगा, कम आना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा,
चलिए ठीक है, आप ये बताइए प्रेशर को हम 11 कर दिए, 11 नहीं 19 कर दिए, तो वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा? यानी घटा रहे हैं तो वॉल्यूम वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होगा ना। तो आपका सवाल यही कर रहा है ना। तो ये थ्योरी क्या कहता है, आप कहीं भी देखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला ये याद है तो आप देखिए उसमें फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस थ्योरी से आप अनुमान से लगा सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा फिजिक्स में सब चीज़ बना बना के आपके हाथ में, जैसे ही कहीं कहे तो पहले आप उसका फॉर्मूला पे चले जाइए। फॉर्मूला में देखिए क्या, देखिए जैसे आपसे सवाल क्या था, प्रेशर बढ़ाने से वेलोसिटी क्या होगा, यही ना। तो उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। अब प्रेशर और वेलोसिटी का वहाँ रिलेशन देखिए कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें तो ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली है। तो इस कंडीशन आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए और तब उसे आप बना सकते हैं। अगर नहीं है तो नोट करके लिख ही लीजिए, अगर आप आगे नहीं सेट कर सकते हैं तो। देखिए बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली प्रमेय के अनुसार बर्नौली प्रमेय के अनुसार दबाव बढ़ाने से वेग घटता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, देखिए लिखाने से पहले हमको बर्नौली क्यों लिखाना पड़ा? हम ये क्यों नहीं लिखा थे मेरे अनुसार, कि तो उन्होंने दिया है। अब मान के चलिए बर्नौली ही क्यों लिखा दिए? अब मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन अगर आपको पीछे से कोई धक्का देगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। लेकिन बर्नौली तो उल्टा कह दिया। इसीलिए सवाल बनाते समय याद रखिएगा जो किसके द्वारा पूछा जा रहा है। अगर न्यूटन के द्वारा, न्यूटन क्या कहता था, पहला नियम, जो प्रेशर देंगे पीछे फोर्स देंगे तो आपका गति बढ़ेगा। तो न्यूटन के हिसाब से प्रेशर बढ़ाने से या फोर्स बढ़ाने से गति बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है। अब बर्नौली के हिसाब से बढ़ता है। तो सवाल बनाते समय आपको दोनों ध्यान देना है, ऐसा नहीं याद कर लिए तो चले गए। अगर बर्नौली पूछ दिया तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा, और न्यूटन पूछ दिया जाए बदल जाएगा। अगर आप अपना लगा देंगे तो लोगों को लगेगा ये न्यूटन के बारे में कह रहा है कि बर्नौली के बारे में कह रहा है, ये भी तो हो सकता है ना, होता है कि नहीं। इसलिए सवाल जब भी दिया था नाम थ्योरी सहित दिया जाता है, क्योंकि हर कंडीशन में थ्योरी थोड़ा अलग अलग हो जाता है। आप कई बार ये भी देखोगे जो पहले पढ़ाए थे आइडियल गैस लॉ में, टेम्परेचर बढ़ाते तो प्रेशर घटता है, लेकिन जो बाकी क्या कहते थे गेल-उसा क्या बोलते थे, टेम्परेचर बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। डिपेंड करता है आपका ऊपर का छत बंद है कि खुला है, हर चीज़ हिसाब से चलना पड़ेगा ना। सबको सोच समझ के आंसर देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए जो सवाल किसके द्वारा पूछा गया है और किसके लिए पूछा है। ठीक है। अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोग किसी के पास 2 पेज होगा तो आप चेक कर सकते। 2 पेज के अंदर आप फूकिए तो क्या होगा, पेज सटेगा या भागेगा? फूक के देखिए एक बार, पेज है तो 2 पेज को आप ऐसे रख लीजिए, उसके बीच में जोर से फूकिए, पकड़ के ना, ऐसे करके आप पकड़ दिए तो भागने कहाँ दे रहे हो, ऐसे कीजिए ऐसे। हाँ अब दोनों ऐसे कीजिए, थोड़ा गैप दीजिए जिसमें आप हवा निकाल सके। अब फूकिए उसमें, फैलेगा नहीं, अंदर चिपकेगा, क्योंकि आप उसको हटा के आप पकड़ के खींच ले रहा है वो, देख वो अंदर भागने। चलिए इस पे आपको पता, जो फाड़ के कीजिएगा तब पता चलेगा। नॉर्मल कंडीशन देखिए, अभी आंधी तूफान का मौसम आया, अब बहुतों का छत उड़ा है, क्यों उड़ गया छत बताइए? आंधी छत उड़ा ना बहुतों का, एल्वेस्टर उड़ गया है, ये नहीं उड़ पाया कि उस उड़ाने की क्षमता उसमें है, क्यों? प्रेशर कम क्यों हो जाता ऊपर का? आंसर आपका सही है, लेकिन क्यों हो जा रहा हम ये पूछ रहे हैं। हाँ देखिए जैसे मान के चलिए आप कोई घर है, ऊपर से क्या आप एल्वेस्टर डाल दिए, अब जैसे ही ऊपर आंधी आएगा तो वायु का वेग क्या हो जाएगा, तो वेग होगा तो प्रेशर, तो यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर, तो ये हवाएं किधर से किधर चलेगी,
तो नीचे से धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा तो वो एल्वेस्टर का टीन का तो उड़ गया, इतना हवा में जोर नहीं है जिस छत को उड़ा सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब बहुत आंधी, जैसे टॉर्नेडो अमेरिका में आता है, तो इतना प्रेशर लो हो जाता है ये हवा भी छत को उड़ा देता है कि नहीं, यहाँ तक गाड़ी तक उड़ जाता है आराम से। जितना आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वो यहाँ से उड़ जाएगा वहाँ से, और भी यहाँ की हवा उड़ा देगी उसको, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप बस ये प्रेशर टब उसको आप ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। आप ये भी देखे होंगे जब ट्रेन गुजरती है, स्पीड ट्रेन, तो आप लोग पीछे क्यों हट जाते हैं पटरी वहाँ पे प्लेटफॉर्म से, क्यों खड़े क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि बाकी लोग तो हम देखे भाई यहाँ पूर्णिया कोर्ट पर ट्रेन यहाँ खड़ा रहता है ताकि जल्दी, लेकिन जब वहीं अगर मान से आप यहाँ खड़े हो, अब बगल से राजधानी निकल रहा हो या गतिमान निकल रहा हो, तेजस निकल रहा हो, तो क्यों खींच लेगा? आपसे कॉन्टेक्ट में खींच क्यों लेगा आपको? प्रेशर कम हो जाएगा, इतना तेज हवा होता है तो यहाँ का प्रेशर घट जाएगा। अब देखिए आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से ट्रेन गुजरा, जैसे गुजरा तो यहाँ हवा स्पीड क्या बढ़ेगा या घटेगा? तो अपने साथ हवा को कुछ दूर तक खींच लेता है ना, यहाँ का स्पीड, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? अब यहाँ से प्रेशर घट गया, मेरे पीठ के पीछे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये हमको पीछे से धक्का मारेगा हवा और हम सीधे अंदर हो सकते हैं। तो यानी प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा या स्पीड जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। वही कारण छत का उड़ना हो गया हो या ट्रेन में दूर क्यों होती है, सब किस पे आधारित है? बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा बस ये पूछेगा, जो भी सवाल था, प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो ये था आपका, हाँ कितना बज रहा है? 8:05। चलिए ऐसे ही टॉपिक भी समाप्त हो गया। कल हम लोग करेंगे अगला टॉपिक इस पे शुरू। ठीक है।